हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुक्ता और आज की वीडियो में हम क्लास 10th के होम साइंस का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर का नेम है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, जिसे हिंदी में आय, व्यय और बचत कहा जाता है। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है पारिवारिक आय का अर्थ, कि पारिवारिक आय जो होती है उसका क्या अर्थ होता है। गृह अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्व पारिवारिक आय का होता है। हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो किससे बनती है? हमारी आय से बनती है। तो इसलिए आय का जो गृह अर्थव्यवस्था है उसमें विशेष महत्व होता है। पारिवारिक आय से आशय उस धनराशि से है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित समय अवधि में अर्जित की जाती है। परिवार की आय से तात्पर्य उस धनराशि से होता है जो एक निश्चित अवधि कोई भी हो सकती है, एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है और एक साल भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत काम करने के बदले जो धन किसी भी व्यक्ति को मिलता है उसी को क्या कहा जाता है? पारिवारिक आय कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है परिवार की आय कहलाती है। जैसे कि हमने अभी बताया, प्रतिदिन के कार्य के बदले भी मिल सकती हैं। जैसे मजदूर वर्ग होता है, उनको प्रतिदिन उनके जो कार्य वो करते हैं उसके बदले धन दिया जाता है। साप्ताहिक भी हो सकती है, वो मासिक भी हो सकती है। जैसे अधिकतर जो वेतन मिलता है सभी को वो एक माह में मिलता है, या वो धनराशि वार्षिक भी हो सकती है। तो किसी भी कार्य को करने के बदले जो धनराशि आपको प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कौन कौन से नौकरियां हैं जिनके द्वारा हम आय प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के द्वारा, नौकरी कोई भी हो सकती है, वो सरकारी हो सकती है, गैर सरकारी हो सकती है। व्यवसाय, अपने व्यवसाय के द्वारा, अन्य उद्योग धंधे आदि, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पारिवारिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें परिवार में अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ा जा सकता है। केवल नौकरी, व्यवसाय से ही प्राप्त होने वाली आय को हम पारिवारिक आय नहीं कहेंगे, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम धन कमा सकते हैं। जैसे मकान या दुकान का किराया। यदि हमारी मकान या दुकान का किराया आता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? आय ही कहेंगे। जमा धन पर ब्याज, बैंकों में या डाकखानों में जो हमारा धन जमा रहता है उस पे जो हमें ब्याज मिलता है वो भी एक प्रकार की हमारी आय ही होती है। धन राशि के अतिरिक्त परिवार को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं भी पारिवारिक आय का भाग मानी जाती हैं। धनराशि के अतिरिक्त परिवार को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे आर्मी वालों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है, रहने के लिए घर दिए जाते हैं जिसके लिए उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की भी जो सुविधाएं होती हैं वो भी आय के अंतर्गत ही इंक्लूड होती हैं। इस प्रकार की सुविधाएं अनेक हो सकती हैं, जैसे आवास सुविधाएं, वाहन सुविधाएं, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुविधा तथा यात्रा सुविधा इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आती है, जिनके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं देना पड़ता है। पारिवारिक आय की परिभाषा प्रोफेसर ग्रॉस तथा प्रोफेसर कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। तो इसमें क्या कहा गया है? पारिवारिक आय वह है जो मुद्रा के रूप में भी हो सकती है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकती है, सेवाओं के रूप में भी हो सकती है और संतोष के रूप में भी हो सकती है। संतोष के रूप से तात्पर्य होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का या वस्तु का उपयोग करते हैं उसके पश्चात जो हमें मानसिक शांति मिलती है वो संतोष के अंतर्गत आता है। जो परिवार की अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों को निर्वाह हेतु आती है। इसके द्वारा, आय के द्वारा ही हम क्या करते हैं? परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तथा हमारे जो अपने उत्तरदायित्व होते हैं, चाहे हमारे छोटों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, परिवार के लिए हो, उनका पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं।
तो वो क्या होती है, हमारी पारिवारिक आय होती है, जो मुद्रा, वस्तु, सेवा और संतोष के रूप में हो सकती है। तो इस प्रकार से पारिवारिक आय वह आय है जो हमें पारिश्रमिक के बदले एक सप्ताह में या एक महीने में या वार्षिक रूप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं आय के प्रकार। आय के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय देखते हैं कौन सी आय, किस प्रकार की आय होती है। मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। व्यापार या उद्योग संचालन में होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है। ब्याज आदि से होने वाली आय भी प्रत्यक्ष आय ही कहलाती है। इसमें कहा गया है गृहिणी द्वारा या गृह स्वामी द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से धन अर्जित किया जाता है, धन कमाया जाता है, जैसे नौकरी के द्वारा या कोई भी परिश्रम करके या मजदूरी के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रत्यक्ष आय कहा जाता है। इसमें व्यापार भी हो सकते हैं, उद्योग धंधे भी हो सकते हैं, जिससे हमें आय प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है जो हमारा धन बैंकों में जमा होता है, डाकखानों में जमा होता है, उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, हमारी प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही आता है। सेकंड होती है अप्रत्यक्ष आय। यह वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं होती है, वरन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है। यह आय वह होती है जो हमें धन के रूप में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह हमें किस रूप में प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। उसको क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल तथा विद्युत की प्राप्ति, वर्दी व मनोरंजन की सुविधा आदि। तो निःशुल्क शिक्षा हो गई, जल हो गया, विद्युत की प्राप्ति होगी, या निःशुल्क चिकित्सा हो गई, या निःशुल्क यात्रा हो गई। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती हैं। यदि ये सुविधाएं न मिलें तो परिवार को इन पर अवश्यमेव धन व्यय करना पड़ेगा। अगर यह सुविधाएं हमें निःशुल्क नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो हमने धन कमाया है उसका इन पर व्यय करेंगे और तब इनको प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मिलने वाली सुविधाएं अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं होती हैं वो हमारी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे आते हैं पारिवारिक आय के स्रोत, कि जो परिवार की आय होती है वो किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले आता है इसमें परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य जो भी नौकरी करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, एक सप्ताह में, एक महीने में जो वेतन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, परिवार की आय कहलाता है। इसमें क्या आएंगे, सरकारी व गैर सरकारी संस्था में कार्यरत व्यक्ति को मिलने वाला प्रति माह वेतन इसके अंतर्गत आएगा। महंगाई भत्ता, बोनस, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं भी इसी वेतन के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो नौकरी होती है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो हमारी क्या है, पारिवारिक आय का एक प्रमुख स्रोत है। सेकंड इसके अंतर्गत आती है मजदूरी। शारीरिक श्रम या कार्यों के बदले मिलने वाली धनराशि को मजदूरी कहते हैं। मजदूरी प्रायः दैनिक होती है। जो भी मजदूर वर्ग होते हैं जो प्रतिदिन कार्य करते हैं, जैसे बोझा ढोना होता है या फिर खेतों में कार्य करना होता है, तो उस प्रकार का जो ये कार्य करते हैं उसके लिए उन्हें प्रतिदिन क्या दी जाती है, कुछ धनराशि दी जाती है उनके शारीरिक श्रम के बदले। उसी को क्या कहा जाता है, मजदूरी कहा जाता है। और मजदूरी जो होती है प्रायः प्रतिदिन दी जाती है, इसीलिए इसे दैनिक कहा गया है। नंबर 3 है व्यवसाय। दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना, थोक व्यापार, कोचिंग सेंटर आदि इसके अंतर्गत आता है। व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस कर सकता है, उसको व्यवसाय कहा जाता है। वह दुकानदारी कर सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है और उसको चला सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है किसी भी चीज़ की अपनी, थोक व्यापार कर सकता है, और आजकल कोचिंग सेंटर के द्वारा भी आय प्राप्त की जाती है। नंबर 4 है ब्याज से प्राप्त आय।
जो हमारा धन कहाँ जमा रहता है, बैंक में जमा रहता है, डाक खानों में जमा रहता है, या हम शेयर मार्केट में लगाए रखते हैं, उससे हमें जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, हमारी आय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है नंबर 5, परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे ऐसे होते हैं जो हम घरेलू स्तर पर भी कर सकते हैं, जिनके लिए हमें किसी भी बड़े स्तर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पशुपालन हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम डेयरी खोल सकते हैं और आय प्राप्त कर सकते हैं दूध को बेचकर। मुर्गी पालन कर सकते हैं, सिलाई, कढ़ाई, अचार, चटनी, पापड़ बनाना आदि, ये सब इस प्रकार के कार्य हैं जो हम छोटे स्तर पर ही शुरू कर सकते हैं और उसमें आय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6 है कृषि व्यवसाय। कृषि भी क्या है, एक प्रकार का पारिवारिक आय का स्रोत है, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो अधिकतर जो जनता है यहाँ की वो क्या करती है, कृषि कार्य करती है, तो उसी के द्वारा वो आय प्राप्त करती है। नंबर 7 है पशुपालन। कृषि के साथ साथ ही सभी जो लोग कृषि कार्य करते हैं पशुपालन भी करते हैं, और उसके द्वारा जैसे गाय भैंस को पालकर जो दूध डेयरी पर बेचते हैं, बाहर भेजते हैं, उसके द्वारा वो आय प्राप्त करते हैं। नंबर 8 उपहार द्वारा आय। उपहार के द्वारा भी हमें आय प्राप्त होती है, जैसे शादी में, जन्मदिन में, नामकरण में जो भी उपहार स्वरूप हमें धन मिलते हैं या गिफ्ट मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, वो हमारी आय के अंतर्गत आता है। नंबर 9 है पेंशन की आय। वृद्धा अवस्था में जो पेंशन मिलती है वो भी हमारी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है इसमें टॉपिक जो है पारिवारिक व्यय का अर्थ। जिस प्रकार से पारिवारिक आय होती है उसी प्रकार से पारिवारिक व्यय भी होता है। व्यय वो होता है जो हम अपनी आवश्यकताओं या मदों को पूरा करने के लिए धन खर्च करते हैं, उसे व्यय कहते हैं। पारिवारिक अर्थव्यवस्था के 2 तत्व माने जाते हैं, आय तथा व्यय। ये दोनों जो तत्व होते हैं पारिवारिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व होते हैं। परिवार के संदर्भ में भी आय तथा व्यय का समान रूप से महत्व होता है, क्योंकि कोई भी परिवार हो उसमें आय और व्यय दोनों ही प्रमुख रूप से होंगे। आय के रूप में हम धन अर्जित करते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा, चाहे वो शारीरिक कार्य हों या मानसिक कार्य हों, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, धन कमाते हैं। तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस धन को व्यय किया जाता है उसे ही पारिवारिक व्यय कहा जाता है। तो जो धन हमने कमाया था वही धन जब हम अपनी परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पारिवारिक व्यय कहा जाता है। आय के ही समान व्यय का भी निश्चित अवधि के लिए लेखा जोखा रखा जाता है। जिस प्रकार से हम आय का लेखा जोखा रखते हैं उसी प्रकार से बजट में हम व्यय का भी पूरा लेखा जोखा रखते हैं। सामान्य रूप से परिवार के लिए मासिक या वार्षिक अवधि में होने वाले व्यय को ही पारिवारिक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्य रूप से जो भी परिवार बजट बनाता है वो मासिक बजट बनाता है या फिर वार्षिक बजट बनाता है, तो उसी के अंतर्गत जो व्यय इंक्लूड किए जाते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, पारिवारिक व्यय कहा जाएगा, जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत पारिवारिक व्यय की परिभाषा। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक आय माना जाता है जो परिवार को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी निश्चित अवधि, वह अवधि एक सप्ताह भी हो सकती है, एक माह भी हो सकती है या एक वर्ष भी हो सकती है, किसी भी परिवार की अर्जित आय यानी कि जो धन उन्होंने कमाया है उस धन का परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो व्यय होता है वही क्या कहलाएगा, पारिवारिक व्यय कहलाएगा। पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के प्रकार प्रमुख रूप से 4 होते हैं। जो सबसे पहले आता है इसमें निश्चित व्यय। कुछ व्यय हमारे ऐसे होते हैं जो पूर्व निश्चित होते हैं, जिन्हें हम टाल नहीं सकते हैं, वो हमें प्रति माह या प्रतिदिन करने ही होते हैं।
जैसे उसमें आ गया हमारा मकान का किराया, प्रति माह हमें मकान का किराया देना ही होगा। स्कूल की फ़ीस हो गई, स्कूल की फ़ीस हमें देनी ही हो गई। भोजन पर होने वाला व्यय, भोजन भी हम प्रतिदिन करते हैं तो उसका व्यय भी निश्चित होता है, उस पर भी हमें व्यय करना ही होगा। नंबर 2 है अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय वह होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध यानी कि आधे निश्चित होते हैं, पूर्णतः निश्चित नहीं होते हैं। इन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार घटाया बढ़ा भी सकते हैं। इन पर प्रति माह खर्च करना तो निश्चित होता है, परंतु ये घट तथा बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के व्यय होते हैं जिन पे निश्चित रूप से हम कुछ व्यय करते तो हैं, लेकिन वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। उदाहरणार्थ क्या कहा गया है, भोजन पर होने वाला व्यय। भोजन पर होने वाला व्यय हमारा ऐसा व्यय है जो हम खुद स्वयं निर्धारित करते हैं। हम भोजन पर एक माह में अधिक भी व्यय कर सकते हैं और कम भी व्यय कर सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यय कैसे कहलाते हैं, जो घट बढ़ सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, उनको अर्धनिश्चित व्यय कहते हैं। नंबर 3 है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय वह होते हैं जिनका हमें पहले से ही पता नहीं होता है, यानी कि उनका हमें पूर्व ज्ञान नहीं होता है कि ये होंगे या नहीं होंगे, तो वो अचानक ही आते हैं। अचानक आने वाले व्यय को हम क्या कहेंगे, आकस्मिक व्यय कहेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी हो जाना, या फिर निकट संबंधी या घर की क्या हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, या फिर घर में किसी का विवाह होना। तो इस प्रकार के व्यय जो आते हैं वो आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 है अन्य व्यय। कुछ इन तीनों से अलग भी कुछ व्यय होते हैं जिनको अन्य व्यय के अंतर्गत रखा गया है, जैसे मनोरंजन पर होने वाले व्यय, किसी भी पर्सनल जो अपने ऊपर व्यय होते हैं वे व्यय, जिनको व्यक्तिगत व्यय भी कह सकते हैं, या फिर विलासिता से संबंधित व्यय। विभिन्न प्रकार की अगर हमें कोई विलासितापूर्ण चीज़ें खरीदनी है तो उन पर होने वाला व्यय भी किसके अंतर्गत आएगा, अन्य व्यय के अंतर्गत आएगा। ये व्यय भी व्यय होते हैं जो व्यक्ति अपनी आय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार घटाया बढ़ा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं, तत्व होते हैं, तो वे कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है पारिवारिक ढांचा या परिवार का ढांचा। परिवार के ढांचे से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो हमारा परिवार है वो संयुक्त परिवार है या वो एकल परिवार है। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें हमारे दादा दादी, ताऊ चाचा, ये सब हम माता पिता सब मिलकर रहते हैं। एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो अगर हमारा परिवार संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा व्यय प्रभावित होगा, यानी कि हमारा जो व्यय होंगे वो अधिक होंगे, और सदस्य अधिक हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी अधिक होंगी। जबकि जो दूसरा एकल परिवार है, एकल परिवार में जो होने वाले व्यय होते हैं वो कम होते हैं। नंबर 2 है इसमें परिवार में सदस्यों की संख्या। परिवार में सदस्यों की संख्या भी हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। अगर हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है तो हमारे परिवार में व्यय भी अधिक होगा, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं होंगी और उन पर खर्च किया जाएगा। लेकिन अगर सदस्यों की संख्या कम है तो हमारा जो पारिवारिक व्यय होगा वो कम होगा। नंबर 3 है परिवार के सदस्यों की उम्र। किसी भी परिवार में किस उम्र के सदस्य अधिक हैं ये भी हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करेगा। अगर बुजुर्ग लोग अधिक हैं तो हमारे परिवार का व्यय उतना अधिक नहीं होगा। अगर वयस्क लोग अधिक हैं या फिर बच्चे अधिक हैं तो हमारा जो पारिवारिक व्यय होगा वो अधिक होगा, क्योंकि उनके स्कूल की फ़ीस होगी, कॉलेज की फ़ीस हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, आदि विभिन्न प्रकार के खर्चे हो गए, जिसके कारण पारिवारिक व्यय अधिक हो जाता है। नंबर 4 है परिवार का स्तर। परिवार का स्तर भी व्यय को प्रभावित करता है। अगर किसी भी परिवार का जो रहन सहन का स्तर है वो पहले से ही अच्छा है तो क्या होगा, वहाँ पर जो पारिवारिक व्यय होगा वो कम होगा। लेकिन अगर किसी भी परिवार का स्तर जो है वो उतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पे वो अपने परिवार का स्तर अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, व्यय अधिक करेंगे। नंबर 5 है परिवार में धन कमाने वाले। किसी भी परिवार में धन कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं और आश्रित व्यक्ति कितने हैं, ये भी परिवार के व्यय को प्रभावित करता है। अगर धन कमाने वाले व्यक्ति अधिक होंगे
तो क्या होगा, पारिवारिक व्यय उतना अधिक नहीं होगा और बचत अधिक हो जाएगी, सबको कम कम व्यय करना पड़ेगा। लेकिन अगर धन कमाने वाले व्यक्ति कम हैं और आश्रित व्यक्ति अधिक हैं तो जो परिवार का व्यय होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा। नंबर 6 है परिवार द्वारा मान्य धार्मिक सामाजिक परंपराएं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सामाजिक परंपराएं चली आ रही है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमें विभिन्न कार्यक्रमों का या अवसरों का आयोजन करना होता है, जिस पे क्या होता है, हमारा व्यय बढ़ जाता है। जैसे शादी, मुंडन, तेहरी, जन्मदिन, नामकरण। तो इस प्रकार की धार्मिक सामाजिक परंपराएं हैं जो कि हमारे पारिवारिक व्यय को और अधिक बढ़ा देती हैं। पॉइंट 7 है परिवार कैसे स्थान पर रह रहा है। कोई भी परिवार किस स्थान पर रह रहा है, वह गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, ये भी उसके पारिवारिक व्यय को प्रभावित करेगा। जो लोग शहरों में रहते हैं उनका जो व्यय होता है वो अधिक हो जाता है, जबकि गांव में रहने वाले व्यक्तियों का जो व्यय होता है वो कम होता है। नंबर 8 है गृहिणी की दक्षता। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला यह भी प्रमुख कारक है। गृहिणी कितनी दक्ष है, यानी कि वो अपने परिवार का बजट बनाने में कितनी दक्ष है, वो सूझबूझ के साथ कितनी मितव्ययता करती है, या जो परिवार में व्यय होते हैं वो उसको उन सबको किस प्रकार से हैंडल करती है, ये भी गृहिणी की दक्षता पर निर्भर करता है, जो हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट आते हैं पारिवारिक व्यय के प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पारिवारिक बचत का अर्थ, यानी कि पारिवारिक बचत का क्या अर्थ होता है, इससे क्या तात्पर्य है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः वह अपने वर्तमान के साथ भविष्य को सुरक्षित एवं सुखमय बनाने के लिए नियोजित प्रयास करता रहता है। मनुष्य जो होता है वो एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी होता है। विवेकशील प्राणी से तात्पर्य होता है कि किस परिस्थिति का किस प्रकार से हमें सामना करना है सूझबूझ के साथ। अतः वह क्या चाहता है, वह अपने वर्तमान की तो सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता ही है, साथ ही साथ वह क्या चाहता है, अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखना चाहता है। सुरक्षित किससे रखना चाहता है, जो भी आकस्मिक संकट होते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे वह अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो अपनी वर्तमान आय में से कुछ धन हमेशा ही बचा बचा कर रखता है, जिसको क्या कहा जाता है, पारिवारिक बचत कहा जाता है। मनुष्य की इस भविष्य संबंधी नियोजन की प्रवृत्ति ही गृह अर्थव्यवस्था में बचत की अवधारणा को जन्म देती है। मनुष्य के भविष्य को सुरक्षित रखने की जो चिंता है वही उसको बचत करने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय करने के उपरांत जो धनराशि बच जाती है उसे पारिवारिक बचत कहा जाता है। मनुष्य जो भी धन अर्जित करता है वर्तमान समय में, उसके द्वारा वह अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को, जो भी वर्तमान की उसकी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर देता है। और उसके पश्चात उसके पास जो भी धन बचता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, वह क्या कहलाता है, उसकी पारिवारिक बचत कहलाता है। पारिवारिक बचत के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक व्यय पारिवारिक आय से कम हो। पारिवारिक बचत करने के लिए यह जरूरी होता है कि जो हमारा पारिवारिक व्यय होता है, यानी कि जो हम अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं, वो हमारी आय से हमेशा ही कम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम बचत कर सकते हैं। अगर हमारी आय से हमारा व्यय जो है वो अधिक हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ज लेना पड़ेगा, कहीं से हम उधार लेंगे तभी तो हम व्यय करेंगे। अगर हमारी आय से अधिक हमारे व्यय होंगे तो हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए जो हमारा पारिवारिक व्यय है वो हमारी आय से हमेशा ही कम हो, ताकि कुछ पैसे हम भविष्य के लिए बचा कर रख सकें। नियमित रूप से बचाए गए धन को विनियोजित किया जाना चाहिए। वास्तव में विनियोजित धन ही क्या है, बचत है। विनियोजित धन से तात्पर्य क्या है, हमने बचत तो कर ली है लेकिन बचत करके हम उसको क्या कर रहे हैं, हम वो अपने सेफ में रख रहे हैं या फिर तिजोरी में रख रहे हैं, तो वो हमारा धन क्या है, वो हमारा धन ऐसे ही रखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें करना चाहिए, हम अपने धन को कहीं भी ऐसी जगह लगाएं, बैंकों में जमा करें या शेयर मार्केट में लगाएं, उसकी एफडी बनवा सकते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी कि जो हमारा धन है उस धन से हम और धन कमा रहे हैं, उसी धन को क्या कहा जाता है,
विनियोजित धन कहा जाता है। और वास्तव में वही क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक बचत कहलाती है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं पारिवारिक बचत की परिभाषा। पारिवारिक बचत की क्या परिभाषाएं दी गई हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो धन बचाया जाता है उसे बचत कहते हैं। हमारी परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की आवश्यकताओं से तात्पर्य है हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उनके सभी आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन की हो, वस्त्र की हो, फीस की हो, कोई भी आवश्यकता हो, जो आवश्यकताएं पूर्ण करने के पश्चात हमारे पास धन बचता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बचत कहेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है इसमें, भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मनुष्य जो होता है वो एक विवेकशील प्राणी होता है और वो अपने भविष्य को भी क्या रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। तो यही उसके भविष्य में खर्च करने का उद्देश्य होता है कि ताकि उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। अगर उस पर कोई संकट आ जाता है भविष्य में तो उसके पास इतना धन हो कि वो उसको खर्च कर सके, उसे कहीं से उधार ना लेना पड़े। इसके लिए वो क्या करता है, अपनी वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप उसके जितने भी वर्तमान आवश्यकताओं के व्यय होते हैं उनमें वो कटौती करता है और थोड़ा थोड़ा क्या करता है, धन संचित करता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बचत कहा जाता है। तो हमारी परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात हमारी आय का जो भाग बच जाता है उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम बचत कहते हैं। बचत के प्रकार, बचत यहाँ पर कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत, ऐच्छिक बचत वह बचत होती है जो किसी भी परिवार के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। बचत करने के लिए उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, तो उसे हम ऐच्छिक बचत कहते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार की जाती है। दूसरी आती है हमारे इसमें अनिवार्य बचत, जो किसी भी कर्मचारी को या सदस्य को अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ती है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सरकारी कर्मचारी, जो सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई है कि वो उनको बचत करनी ही है। जैसे अनिवार्य बचत के अंतर्गत आता है GPF कि आप में इसको इतने पैसे जमा करने ही हैं। तो उनको अपने जो वेतन होता है, उनको प्रतिमाह वेतन मिलता है, उसमें से उनको GPF में या PPF में कुछ ना कुछ धन जमा करना होता ही है। तो इस प्रकार की बचत को अनिवार्य बचत कहा जाता है जो उनको करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं बचत का महत्व या लाभ, यानी कि बचत करने से हमारे जीवन में क्या लाभ है या हमारे लिए उसका क्या महत्व है। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट 1, पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। जितना भी धन हम बचाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के जितने भी हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा कर सकते हैं। वो हमारे उत्तरदायित्व कुछ भी हो सकते हैं हमारे परिवार के प्रति, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना, मकान बनवाना, शादी करना। तो ये क्या है, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं और इनके लिए एक लंबे समय तक बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बचत के द्वारा हम हमारे जितने भी पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा कर सकते हैं। नंबर 2 आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। बचत जो होती है वह हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायता करती है। जैसे हम बचत करके के ही अपना अच्छा घर बनाते हैं या फिर कोई भी विलासितापूर्ण चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कार खरीद लेते हैं, तो क्या करती हैं ये सब चीज़ें, क्या होती हैं, हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। नंबर 3 है आश्रितों का भरण पोषण। बचत के द्वारा जो हमारे आश्रित होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति धन कमा रहा है कुछ लोग उस पर आश्रित होते हैं, तो उसके द्वारा क्या कर सकता है, उनका भरण पोषण कर सकता है। नंबर 4 है आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। आकस्मिक आपत्तियाँ, आकस्मिक वे होती हैं जो अचानक से आती हैं आपत्तियाँ जिनका हमें पहले से पता नहीं होता है। जैसे अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, अगर मान लीजिए किसी भी परिवार में आय कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके ऊपर आश्रित हैं
उनका क्या होगा। लेकिन अगर वह थोड़ी थोड़ी बचत करके रखता है पहले से ही, तो क्या होगा, उस पर एक बचत का काफ़ी अमाउंट जमा हो जाता है। तो जो उसके आश्रित व्यक्ति हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई बीमारी आ जाती है उसके लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं वो। नंबर 5 है विनियोजन द्वारा आर्थिक लाभ। बचत क्या होती है, हमारे विनियोजन में भी सहायता प्रदान करती है। जैसे हम धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं, तो हम उनको पैसों को कहाँ लगा देते हैं, कभी शेयर मार्केट में लगा देते हैं, या फिर किसी को ब्याज पर दे देते हैं, या फिर बैंकों में जमा कर देते हैं, एफडी जमा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो वो भी क्या करता है, हमारी आर्थिक रूप से सहायता करता है। यानी कि हमें अपने जो बचत है उसको विनियोजित कर सकते हैं और उसके द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6 है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना देने में सहायता। बचत जो होती है किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अगर हमारे पास बचत किया हुआ कुछ धन होता है तो हम निश्चिंत रहते हैं कि अगर भविष्य में हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो हम अपना धन यूज़ कर लेंगे और उस संकट से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से बचत क्या करेगी, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आत्मनिर्भर बनाती है, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनाने की भावना ये हमारे अंदर पैदा करती है। नंबर 7 है राष्ट्र के विकास में सहायक। बचत जो होती है वो केवल हमारे लिए ही इतने सारे कार्य नहीं करती है, बल्कि वह राष्ट्र के विकास में भी हमारे राष्ट्र की सहायता करती हैं। जो भी धन हम बैंकों में जमा करते हैं, एफडी लेते हैं, या फिर बॉन्ड लेते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, उस धन को जब भी उसकी आवश्यकता होती है, राष्ट्र को आवश्यकता होती है, सरकार को आवश्यकता होती है, किसी भी संकट के समय वो उस धन का यूज़ करते हैं और राष्ट्र के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से बचत का बहुत ही अधिक महत्व होता है हमारे जीवन में। तो बचत के ये 7 महत्व हैं, आप इनको महत्व भी बोल सकते हो और लाभ भी बोल सकते हो। टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।